तो आज हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस जिसको हम कहते हैं वित्त। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, ये क्या होता है। तो हम बहुत सारे वर्ड सुनते हैं कि हमको घर बनाना है, पैसे कम पड़ गए, फाइनेंस करवा लेते हैं। कार लेना है, पैसे कम पड़ गए, फाइनेंस करवा लेते हैं। ठीक है, तो जो फाइनेंस का जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो हमारे इसी यूज से ही आता है। तो फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज बेसिकली प्रोविजन ऑफ मनी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फाइनेंस क्या होता है, ये वित्त क्या होता है? यह वो पैसे की है ना, पैसे की व्यवस्था है जब इसकी आवश्यकता होती है ना, तब हम क्या करते हैं? फाइनेंस करते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तब आप क्या करा रहे हैं? उसको फाइनेंस करा रहे हैं। आपके पास पैसा होता तो आप थोड़ी कराते उसको फाइनेंस, है ना। तो ये जो फाइनेंस का एक्टिविटी है ना, केवल आप और हम लोग जो हैं है ना, कि हम लोग केवल फाइनेंस नहीं कराते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं है ना, वो भी फाइनेंस कराती हैं। तो जो कंपनी के पास पैसा नहीं होता तो वो क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं। शेयर इज व्हाट? इट्स आल्सो फाइनेंस। तो वो क्या करते हैं? शेयर के माध्यम से पब्लिक से पैसा लेते हैं, है ना। गवर्नमेंट भी इशू करती है, बॉन्ड इशू करती हैं, शेयर इशू करते हैं, है ना। और उनके पास जो पैसा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? पब्लिक से पैसा लेते हैं और उसको फिर अपने बिजनेस में लगाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे क्या होते हैं कि अलग अलग तरीके होते हैं ना, जिससे हम पैसे को बोरो करते हैं और उसके बाद हम यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको हम देते हैं, है ना। फिर जो भी कमिटमेंट होता है उसको पूरा किया जाता है। सो बेसिकली फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ मनी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसी फाइनेंस की पूरी व्यवस्था की जाती है ना। यहाँ पे देखा जाए कि फंड्स कहाँ से हम रेज करेंगे, है ना। हमारा वो जो फाइनेंस आ जाएगा उसको हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, है ना। हमको जो प्रॉफिट्स होंगी उसको डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे। तो ये जब सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग ऑफ फंड, मैनेजिंग द फंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड, दीज आर कॉल्ड दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, जिसमें हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनको मैनेजमेंट किया जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग स्कोप ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो वित्त का क्षेत्र क्या क्या होता है? बेसिकली पहले हम ये देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ फाइनेंस देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ फाइनेंस, तो इसमें काम क्या किया जाता है फाइनेंस में? तो इसके लिए क्या होता है? दो अप्रोचेस हैं हमारे पास में। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है? आपका परंपरागत उपागम होता कहते हैं इसको। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो फाइनेंस है इसको कॉरपोरेशन फाइनेंस कहा जाता था। इसको कॉरपोरेशन फाइनेंस। तो ये पहले के टाइम पे ये नियर अबाउट 1920 से 1930 के बीच में फाइनेंस को कॉरपोरेशन फाइनेंस कहा जाता था। और इसमें ये माना जाता था कि फाइनेंस का काम क्या है? केवल कोष की व्यवस्था करना होता था। सो हियर इट वाज कंसिडर्ड दैट the arrangement of the funds, or you can say that raising of the fund was only the function of finance। तो वित्त की व्यवस्था करना, है ना, या फिर कोष की उत्पत्ति करना ही फाइनेंस का एकमात्र कार्य माना जाता था। और इसको एलोकेशन जो होगा, है ना, या फिर इसका जो यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, इसमें माना जाता था ये ऑर्गेनाइजेशन में किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या माना जाता था कि केवल रेजिंग ऑफ फंड वाज द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड इज टेकन केयर बाय द अदर डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में अदर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, वो डिसीजन उनके द्वारा लिया जाएगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट है या फिर जो कंपनी के मालिक है वो डिसीजन लेंगे, ये माना जाता था। ठीक है, बट तो अब इसमें ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेन फंक्शन क्या माना जाता था? रेजिंग ऑफ
रेजिंग ऑफ फंड, तो ये क्या माना जाता था, केवल इसका फंक्शन माना जाता था। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में इसकी जो फंक्शन है वो रेजिंग ऑफ फंड एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तो ये दोनों ही इसके कार्य कहलाते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या मानते हैं कि पैसे को हम कहाँ से उत्पत्ति करेंगे, है ना, शेयर के माध्यम से लेंगे कि डिबेंचर के माध्यम से लेंगे, है ना, कहाँ से इंडिया से पैसा लेंगे कि फॉरेन से पैसा लेंगे। तो रेजिंग ऑफ फंड जो होता है ना, वो तो इसका कार्य है, साथ ही साथ उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे आप, है ना, कितना फिक्स एसेट्स लेंगे, कितना वर्किंग कैपिटल लेंगे, तो ये दोनों इसका कार्य माना जाता है। ठीक है, तो पहले क्या केवल रेजिंग ऑफ फंड को इसका कार्य माना जाता था, और उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये संस्था में किसी और व्यक्ति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। तो अभी के टाइम में इसका फंक्शन क्या माना जाता है, हम कोष की उत्पत्ति कहाँ से करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे, तो दोनों क्या कहलाते हैं, फाइनेंस के फंक्शंस कहलाते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्कोप ऑफ फाइनेंस। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, इसका जो कार्य है वो कहाँ कहाँ है। तो स्कोप मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है ना। तो स्कोप ऑफ फाइनेंस, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम कौन करता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, ये जो काम है पूरा उनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो वो एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या काम करते हैं, उनका क्या क्या कार्य क्षेत्र होता है, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उपयोग कहाँ पे होता है, उसको सभी चीज़ हम देखते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंस में देखते हैं। तो सबसे पहला होता है एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। पहला होता है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करना है, फिर पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, तो एक जो फर्म की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पैसे कुछ फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, है ना, और कुछ वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल या फिर फिक्स एसेट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मशीन लेना है ना, और बिल्डिंग्स लेनी है। वर्किंग कैपिटल जो डे टू है ना, इसको कार्यशील पूंजी बोलते हैं। तो जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, है ना, उसके लिए भी फर्म को पैसे की आवश्यकता हो सकती है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, इसको एस्टिमेट करता है कितने पैसे की हमको आवश्यकता होती है ना, क्योंकि फंड रेज करना है ना, इट्स नॉट अ वन डे और 1 वीक एक्टिविटीज़, है ना, इसके लिए क्या हमको टाइम लगता है ना, 6 महीने लग सकता है, 1 साल लग सकता है, इट टेक्स सम टाइम। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो पहले एस्टिमेट करते हैं हमको कितना पैसे की आवश्यकता है ना, जिसमें फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, है ना। तो इसका एस्टिमेशन कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर करता है। और ये जो एस्टिमेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो फंड का रिक्वायरमेंट है ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, मतलब हमारे पास जो पैसे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना तो कम हो ना ही ज़्यादा हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास आपने कम एस्टिमेशन किया तो आपका जो काम है, जिस काम के लिए आपने पैसे लिए हैं, तो वो काम आपको क्या होगा, रुक जाएगा। और अगर आपने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं तो आपका फर्म को अननेसेसरी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो एस्टिमेशन है वो आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट, डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी की संरचना का निर्धारण करना। ठीक है, तो पूंजी में हम ये देखेंगे हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, है ना। तो डेट इक्विटी का रेशियो को क्या करता है, डिसाइड किया जाता है ना। तो हम ऐसा डेट इक्विटी रेशियो डिसाइड करते हैं जिसमें फर्म की वैल्यू ज़्यादा है और आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम आए, है ना। इस चीज़ को इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका अलग से चैप्टर है ना। तो वो चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कब डेट ज़्यादा लेना चाहिए, कब इक्विटी ज़्यादा लेना चाहिए, है ना। तो ये सब की क्या है, अलग अलग अपने बेनिफिट्स हैं और लॉसेस हैं। तो ये डिसाइड करना भी किसका काम है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, एंड इट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस।
सेलेक्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, वित्त के स्रोत का चयन करना। तो वित्त के स्रोत को चयन करना है ना, ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, ये है ना, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। तो शॉर्ट टर्म आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका लेस देन 1 ईयर में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, है ना, वो उसको पूरा करने के लिए हमको जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म आप मान सकते हैं कि ग्रेटर देन 3 ईयर्स और 5 ईयर्स अलग अलग बुक में अलग अलग लेते हैं। तो उस रिक्वायरमेंट के लिए, है ना, आपको अगर पैसे चाहिए तो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस में जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप बैंक लोन वगैरह भी ले सकते हैं, है ना, एडवांस ले सकते हैं, ना उधारी ले सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, ये सब का शॉर्ट टर्म आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से माध्यम अवेलेबल हैं और कितने समय के लिए लेना है ना। लॉन्ग टर्म में हम शेयर लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, रिटेन अर्निंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं। तो कौन सा सोर्स हमको उपयोग करना है, ठीक है, तो ये डिसाइड करता है फाइनेंशियल मैनेजर, है ना। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो जो भी उनको सैलरी मिलती है वो आपको डिसीजन लेने के लिए मिलता है, ठीक है। और उनके डिसीजन से ही जो कंपनी है रातों रात आगे बढ़ सकती है, ग्रो कर सकती हैं, और वो डाउनफॉल भी हो सकता है ना। तो ये सब काम किनका है, फाइनेंशियल मैनेजर का है। और नेक्स्ट है सेलेक्टिंग पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेलेक्टिंग पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब कंपनी ने क्या लिया, पैसा तो ले लिए हैं, अब उसको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिसाइड करना ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग, फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना, जो हमने एस्टिमेट किया था, फिक्स एसेट, वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट में क्या हो जाएगा कि जो ज़मीन ले सकते हैं, मशीन ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज़ हो सकती है ये, ठीक है। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं आपका ये कैपिटल बजटिंग में आता है, कैपिटल बजटिंग, ठीक। तो जो कैपिटल बजटिंग होती है इसमें सारी एक्टिविटीज़ आएंगी, कैपिटल बजटिंग, है ना। तो कैपिटल बजटिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसमें हम बहुत सारे जो प्रोजेक्ट आपस में कंपेयर करते हैं और डिसाइड करते हैं किस में हमको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो कैपिटल बजटिंग में भी बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं, NPV, IRR, है ना। तो जब आप इस टॉपिक को देखेंगे तो अब आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे जो कोचिंग सेंटर्स में इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और इसमें ये जो सब टॉपिक्स आपको, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। इसमें क्लासेस जो चल रही हैं उनका हम प्रॉपर सब एक्सप्लेनेशन किए हैं और डाउट क्लियर भी हो जाता है इसमें। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है ना, उसको हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये सारा डिसीजन लिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा। और नेक्स्ट पांचवा है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। तो प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, तो प्रॉपर कैश मैनेजमेंट में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमको कैश की जरूरत कहाँ कहाँ पे है, कैश रिक्वायर्ड क्या है और सोर्स ऑफ कैश क्या है हमारे पास में, सोर्स ऑफ कैश। तो कैश की रिक्वायरमेंट हमको कहाँ कहाँ पड़ती है, वर्किंग कैपिटल में पड़ता है हमको, है ना, इसकी जरूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल, बिल्स पेमेंट, सैलरीज, है ना। तो ये सब की जगह हमको कैश की जरूरत पड़ती हैं। और सोर्स ऑफ कैशेस क्या होती हैं, जब हम सेल आउट करते हैं, है ना, प्रोडक्ट को, कैश बाई सेलिंग प्रोडक्ट। तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं जिसको हम सेल आउट करते हैं, तो जिससे हमको क्या मिलता है, कैश प्राप्त होता है। कलेक्शन ऑफ डेट, कलेक्शन ऑफ डेट, तो हमने किसी को उधारी दिया था, उधारी हमने कलेक्ट कर लिए हैं, है ना। कैश रिसीवेबल्स,
है ना, और शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट हम करते हैं बैंक से। तो कैश मैनेजमेंट हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश का जो कैश की रिक्वायरमेंट है और सोर्स ऑफ कैश है, ये दोनों के बीच में प्रॉपर मैच होना चाहिए, है ना। हमारे पास जो कैश है ना ही इसका शॉर्टेज होना चाहिए ना ही एक्सेस होना चाहिए। अगर हमारे पास में कैश का शॉर्टेज होगा तो हम प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, है ना। और अगर एक्सेस होगा तो क्या होगा, फंड हमारा अगर आइडियल रहेगा, है ना, तो हम उसकी वैल्यू को खोते जाएंगे, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे पास पैसा रखा हुआ है मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिग्रेड होती जा रही है ना। या फिर हमने बाहर से अरेंजमेंट किया है फंड को और अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो अननेसेसरी हमको इंटरेस्ट का पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर कैश मैनेजमेंट काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। एंड नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल। इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण को क्रियान्वित करना, है ना। ये हिंदी में इसका नाम है ना। मैं आपको हिंदी भी साथ साथ बताते जाऊंगा, जो हिंदी वाले उनको भी हमारे यहाँ दिक्कत नहीं होती है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, तो इसमें आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो हमने प्लानिंग किया है ना, उस हिसाब से हमारा काम हो रहा है कि नहीं, उस चीज़ को देखना, ठीक है। आप अगर कहीं कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा किए लगाए हैं आप, है ना, और आपको लगता है कि आपको 15% रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। तो आपने पहले से रिटर्न डिसाइड कर लिया कितना आएगा, तो हम देखेंगे उतना हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ये क्या होता है, आपका एक बेंचमार्क की तरह काम करता है ना। उसके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं, जो हमको रिटर्न मिल रहा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, और हमको रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं मिल रहा है तो हम उसमें रिक्वायर्ड एक्शन ले सकते हैं जिससे हमको रिक्वायर्ड जो रिटर्न है वो मिले, ठीक है। देन बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, ठीक है। तो हम जो बजट बनाते हैं, तो बजट हमारे पास जितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उसके हिसाब से हम बजट बनाते हैं और उतना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हम ये देखते हैं कि उससे ज़्यादा हमारे पास में खर्चे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या आपका एक रोड मैप की तरह होता है जिस हिसाब से हमको खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ता। तो ये भी बजटरी कंट्रोल क्या है, बजट आपको एक रोड मैप देता है जिसमें कहाँ कहाँ आपको खर्चे करना है, क्या क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट हम एनालिसिस पर देखते हैं, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो इसमें हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमको कितना यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचे, और हमको उससे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें जिससे कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, है ना। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है, ये होता है, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, ये है ना, और ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। और तो यहाँ पे कितना आता है, ये टोटल कॉस्ट आता है, ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो ये होता है आपका सेल्स, कंपनी का सेल्स। तो ये जो पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे कंपनी इतना यूनिट क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही हैं, यूनिट ये प्रोड्यूस्ड हैं। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए, हमको जो प्रोडक्शन है वो इसके आगे करना है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट आपको मदद करता है कि, है ना, कितना हम प्रोड्यूस करें जिससे हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएं, और उसके बाद अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो कंपनी प्रॉफिट में आएगी। तो कंपनी हमेशा यहाँ पे ऑपरेट करना चाहेगी, ना कि इस पोजीशन पे। यहाँ पे क्या होता है, आपको लॉस होता है, इधर आपको प्रॉफिट होता है। तो ये भी क्या होता है, आपका एक स्टैंडर्ड सेट करने में मदद मिलता है कि हमको ब्रेक इवन पॉइंट के आगे ही प्रोडक्शन करना है ना। तो ये आपका क्या एक बेंचमार्क होता है। देन कॉस्ट कंट्रोल, तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो हमको पहले से हम उसको डिसाइड कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे ज़्यादा एक्सेस कॉस्ट हमारा ना जाए। एंड देन रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस है ना, आप जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसको कंपनी को फॉलो करना चाहिए जिससे कंपनी फाइनेंशियल रूप से वो कंट्रोल में भी रहे, प्रॉपर लिक्विडिटी रहे, है ना, और वो गवर्नमेंट को नॉर्म्स को भी फुलफिल करें। तो रेशियो एनालिसिस में भी जो स्टैंडर्ड्स होती हैं उसको मेंटेन करके रखना, है ना,
तो वो आपका फाइनेंशियल कंट्रोल है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए क्या है, एक बेंचमार्क बन गया है, उसको ध्यान में रख के जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो डिसीजन लेता है। और नेक्स्ट है कॉस्ट एंड इंटरनल ऑडिट। कॉस्ट एंड इंटरनल ऑडिट, तो हमने कॉस्ट और इंटरनल ऑडिट, तो इसमें हम देखते हैं कि हमने जितना का कॉस्टिंग किया है उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन हो। और इंटरनल ऑडिट तो जो भी हमारे लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है जो अकाउंटिंग के हों, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हों, तो सारे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ को चेक करना, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी को मैनेज करना। तो ये होता है आपका जो फाइनेंशियल कंट्रोल। तो जो वित्तीय नियंत्रण है उसको क्रियान्वित करना, तो उसके लिए सब स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये होता है आपका फाइनेंशियल इंप्लीमेंट। इसको देखते हैं प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेस, तो ये 6वां स्कोप है। 7वां प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेस, प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेस। तो जो हम सरप्लसेस मतलब जो प्रॉफिट ही है, तो प्रॉफिट जब कंपनी को होती है तो उसको क्या उपयोग किया जा सकता है, तो प्रॉफिट का जो उपयोग है वो 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो होता है डिविडेंड और दूसरा है रिटेन अर्निंग। तो कंपनी को जब भी प्रॉफिट होती है तो प्रॉफिट का कंपनी 2 प्रकार से उपयोग करती है, एक तो लाभांश देगी, है ना, या फिर उसको प्रतिधारित आय बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रतिधारित आय। तो प्रॉफिट को या तो डिविडेंड के रूप में अपने अंशधारकों को वितरित कर देगी, और या फिर उसको रिटर्न मतलब अपने पास में रिटर्न रखेगी, रिटर्न अर्निंग के रूप में। तो कंपनी के पास में क्या होता है, जब अब उसके पास फेवरेबल अपॉर्चुनिटी नहीं होती हैं, है ना, मतलब बोल सकते हैं कि अगर उसके पास में कुछ इन्वेस्टमेंट का नया जरिया नहीं है ना, तो वो क्या करती है, एज ए डिविडेंड उसको बांट देती हैं, है ना। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, है ना, और अगर कंपनी के पास में कुछ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना, उनको कुछ और इन्वेस्टमेंट करना है, नया प्लांट लगाना है, तो वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके वो क्या करती है, वो अपने पास रख लेती है ना। तो मैनेजर, जो फाइनेंशियल मैनेजर, वो डिसाइड करता है कि जो सरप्लसेस हैं उसको डिविडेंड के रूप में बांटना है ना, और बांटना है तो कितना बांटना है, ठीक है, ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा। और वो डिसाइड करता है अगर उनको देना नहीं है, कंपनी अपने पास रखेगी, है ना, क्योंकि कंपनी के पास में कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, है ना, तो इसके लिए वो बाहर में शेयर के और अदर मीडियम किसी पैसा थोड़ी लेगी, उनके पास खुद का पैसा है तो वो अपने पास में रख लेगी, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है ना, और रिटेन अर्निंग रखनी कि नहीं रखनी है ना, और डिविडेंड देना है तो कितना डिविडेंड देना है। तो इस प्रकार के जो डिसीजंस हैं वो एक फाइनेंशियल जो मैनेजर है वो करता है। तो ये सभी आते हैं आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में। और यहाँ पे ना फाइनेंशियल जो मैनेजर है वो 3 प्रकार का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक जो मैनेजर होता है वो 3 प्रकार का डिसीजन लेता है, ठीक है। तो एक वो डिसाइड करता है कि सोर्स ऑफ फंड कहाँ से ले, ना, सोर्स ऑफ फंड, है ना, या फिर इसको बोलता है रेजिंग ऑफ फंड, और होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और होता है डिविडेंड डिसीजन। तो ये जो प्रमुख 3 डिसीजन क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर का होता है ना। सोर्स ऑफ फंड कहाँ से लें, है ना, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, है ना, उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में उसमें देखेंगे। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना, तो उसने रेस तो कर लिया है तो उसको कहाँ वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। और डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड दे कि ना दे। तो ये जो 3 होते हैं वो डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के, ठीक है। रेस कहाँ से करेंगे, सोर्स क्या होगा, पैसे में हमको मिल गए तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, है ना। तो जो हम कैपिटल बजटिंग वगैरह देखते हैं ये सब इसमें आएगा। कैपिटल बजटिंग
है ना, और डिविडेंड दें कि ना दें। तो जो इसको हमने स्कोप में भी देखा है, लेकिन अगर बात करेंगे जो फाइनेंशियल मैनेजर का मेजर डिसीजन क्या क्या होते हैं, तो मेन 3 ही हैं, 3 मेन डिसीजन लेता है एक फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होंगे, या फिर इसको रेजिंग ऑफ फंड आ सकता है ये, और आपका डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो ये मेन 3 होते हैं। तो आपको अगले वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे की टू सक्सेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चलते हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको भी, है ना, हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जो है फाइनेंस मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, ये सब की होती है हमारे यहाँ, और लाइफ साइंस की भी होती है, फिजिक्स का भी होता है, हिस्ट्री का भी होता है। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी भी क्लासेस हमारे यहाँ होती हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।